आई एम सॉरी, एक कॉल आ गया था, इस कारण पिछले वीडियो को वहीं पे स्टॉप करना पड़ा। और हम लोग पिछले वीडियो में 24 क्वेश्चन को देख चुके थे। इस संदर्भ में अब मैं हिस्ट्री का पूरा सेक्शन, जो कि 2 पार्ट में होने वाला था, पार्ट 1 और पार्ट 2, अब वो हम लोग पार्ट 3 में पूरी करने का कोशिश करेंगे। इससे पहले हम लोग ने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 24 तक कर लिए थे, और अब हम लोग पार्ट 2 में 25 से लेके 45 तक करने का कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से। क्वेश्चन नंबर 25 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं शो भी कर देता हूँ। भैया इसका आंसर आप लोग भी शेयर करें कमेंट में, जो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। याद रखना है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार हैं कालिदास। मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी? तो कालिदास है। आप लोग याद रखने का प्रयास करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? इसका भी चर्चा मैं इससे पहले वाले वीडियो में कर चुका हूँ। अगर आप लोग इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लें, और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक, सब्सक्राइब करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसे मैं टिक आउट भी कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? इसका आंसर है समुद्रगुप्त। इसका आंसर है समुद्रगुप्त। इसे याद रखने का प्रयास करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। प्राचीन भारत में अभिलेखों की शुरुआत किस शासक ने की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। अशोक के द्वारा बड़े स्तर पे अभिलेखों की शुरुआत की गई थी, और सबसे पहले इन्होंने ही अभिलेख की शुरुआत की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, अशोक। अशोक के द्वारा अभिलेख की शुरुआत की गई थी। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इससे पहले थोड़ी सी भी ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप लोग एग्ज़ाम हॉल में आसानी से कर सकते हैं, और यहाँ भी आप लोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दें, करने का कोशिश करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। अशोक को प्रियदर्शी के रूप में भी जाना जाता था। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन होता था? क्वेश्चन है मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन होता था? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षणाध्यक्ष। अगर आप लोगों को वीडियो पूरी तरह से अगर नहीं दिखाई पड़ती है तो इसके लिए सॉरी, और हम लोग आगे अच्छे से अच्छे क्वालिटी में वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यह मेरा पहला वीडियो है। तो हो सकता है थोड़ा उतना अच्छा नहीं हो पाए, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो इससे अच्छे से अच्छी क्वालिटी में मैं वीडियो बनाने का पूरी कोशिश करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं अपने मोबाइल का ही यूज कर रहा हूँ,
और भविष्य में अगर आप लोग का अच्छा सपोर्ट मिला तो मैं कैमरा से शूट करूँगा और वीडियो का क्वालिटी भी बेहतर होगा इससे। और हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? क्वेश्चन है, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भिविया है क्वेश्चन। पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्यकाल। जी हाँ, मौर्यकाल का जानकारी पतंजलि के महाभाष्य से मिलता है। पतंजलि लेखक है और महाभाष्य इनकी कृति है, रचना है। ध्यान रखने का प्रयास करेंगे और हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? क्वेश्चन नंबर 31, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? अब यहाँ पे आप लोग धम्म महामात्र, ये जो है धम्म महामात्र, इसको समझने में थोड़ी परेशानी होगी। हालांकि अच्छे से पढ़े होंगे तो हालांकि दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। धम्म महामात्र, सबसे पहले इस क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ, इसके बाद एक्सप्लेन करूँगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। अशोक के द्वारा धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जाती थी और इस धम्म महामात्रों का सबसे इम्पोर्टेंट काम था जो 5 वर्षों पर दूर दराज के क्षेत्र में जाकर वहाँ के जनता के बारे में निरीक्षण करना, जो कि और इसका काम था निरीक्षण करना। और वहाँ ये लोग पता लगाते थे कि कोई भी तरह का भ्रष्टाचार या कर की चोरी इत्यादि ये सब तो नहीं हो रहा, और यह सबसे पहले अशोक के द्वारा ही करने का प्रयास किया गया था। तो आप लोग समझ गए होंगे धम्म महामात्र का काम क्या था। खैर यह एग्जाम में पूछेगा नहीं कि धम्म महामात्रों का काम क्या था। ये इंपॉर्टेंट है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? इसका आंसर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है। इसका आंसर आप लोग भी अपना कमेंट में दें और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश। क्योंकि अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे, जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। और इंडिका, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है और इसके लेखक थे मेगास्थनीज, जिसे मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया। और अर्थशास्त्र, इसके लेखक चाणक्य थे। यह दोनों पुस्तक का संबंध मौर्य वंश से है। मौर्य वंश के काल में ही यह दोनों पुस्तक लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। हालांकि यह क्वेश्चन पूरी तरह विजुअल नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके लिए आप लोग को पैनिक नहीं होना है। मैं बता देता हूँ, पढ़ के आप लोग को सुना भी देता हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 33 है, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था? क्वेश्चन है, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। और इस क्रम में अगर यह भी क्वेश्चन आता है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया, तो राष्ट्रकूट वंश का शासक कृष्णा प्रथम था।
कृष्णा प्रथम, यह भी आप लोग याद रखने का प्रयास करेंगे। कृष्णा प्रथम, कृष्णा प्रथम के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग भी फटाफट इसका आंसर कमेंट में दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मगध। ये काफी इंपॉर्टेंट था। ऑप्शन नंबर ए, मगध। बोलिए ना, आधा घंटा में आ रहे हैं, आधा घंटा में, बोलिए ना, शाम को। आई एम सॉरी दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर था 34। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए, मगध। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है पुराण 35 नंबर क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी थी? यह भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 18। 18 पुराण थे, पुराणों की संख्या 18 था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है वज्जी। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है? वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गणतंत्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणतंत्र। याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन को मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी डील कर लिया हूँ। अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो आपको इसका आंसर याद आ गया होगा और आप लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट में शेयर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य या चाणक्य। इन्होंने ही अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी। अब हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 38। जनपद। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहां लोग अपना घर बनाते हैं। जहां लोग अपना घर बनाते हैं, या याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, जहां अपना लोग घर बनाते हैं उसे जनपद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। पंच चिन्ह वाले सिक्के किसके बने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 39। पंच चिन्ह वाले सिक्के किसके बने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी,
तो इस ऑप्शन नंबर डी में क्या है, बी और सी। तो ऑप्शन नंबर बी बी हो जाएगा चांदी, जो कि चांदी से भी बना है और तांबा से। तो पंचचिन्ह नामक सिक्के चांदी और तांबा के मिश्रण से बना हुआ सिक्का है। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अगर हम लोग प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में यह भारत में स्थित था। प्राचीन समय में यह काफ़ी महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था, तो यह भारत में था। लेकिन 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद यह विश्वविद्यालय पाकिस्तान में चला गया। ये बहुत ही प्राचीन समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट विश्वविद्यालय था और तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा ग्रहण की। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपनी पढ़ाई पूरी किए थे और कौटिल्य या चाणक्य इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। तो यह याद रखने का कोशिश करेंगे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? क्वेश्चन क्या है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये फाहियान जो है वह एक चीनी यात्री है जो कि चीन से भारत आया था और वह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। यह याद रखने का कोशिश करेंगे और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता था? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता था? हालांकि ये क्वेश्चन हम लोग जो एग्ज़ाम दिए थे 2018 में, उसमें भी पूछा गया क्वेश्चन, उसमें भी पूछा गया था कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता था। इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। इसे वी.ए. स्मिथ के द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया। इसे याद रखेंगे और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। इसका क्वेश्चन क्या है, कनिष्क का राज्य आरोहण कब हुआ? राज्य आरोहण का मतलब है कि कनिष्क राजा कब बना या उसका राज्याभिषेक कब हुआ। तो कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ? आप लोग भी आंसर दीजिए फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, 78 ईसा पूर्व में। इसका आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, क्योंकि यहीं से प्रथम सदी की शुरुआत मानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक मतलब मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, ये भी क्वेश्चन है इसका मतलब। तो हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में भी बता चुके हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, मेगास्थनीज कौन था?
तो मेगास्थनीज कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यात्री। सॉरी, इसका इसका सही आंसर हो जाएगा राजदूत। मेगास्थनीज एक राजदूत था जो इंडिका नामक पुस्तक की भी रचना भी किए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है 45, क्वेश्चन नंबर 45। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 45, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज एक राजदूत था। ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका, ध्यान में रखेंगे। और मैं अपना वीडियो का दूसरा पार्ट यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा और अगला पार्ट मैं जल्द ही लाने का प्रयास करूँगा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने दोस्तों के बीच करें। ओके, धन्यवाद।